आज आपको उन दो भारत के बारे में बताएंगे, या एक कह लीजिए कि एक इंडिया है और एक भारत है। देश दो वर्गों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, दो जातियों में बटा हुआ है, जिनमें एक भारत है वीआईपीओं का और दूसरा भारत है आम जनता का। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है, ना कई कई किलोमीटर पैदल चलना होता है और ना कोई नियम कानून उनके लिए होते हैं। रास्ता आगे से आगे साफ मिलता हुआ चला जाता है, उन्हें कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हमारे देश में वीआईपी हैं तो आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं। आप सीधे वीआईपी कल्चर से महाकुंभ में आइए। वीआईपी का जो पास होता है, अगर वो पास आपके पास है तो रास्ते और सड़कें आपके लिए खुलती चली जाएंगी। संगम में पवित्र स्नान करके वापस हंसी खुशी अपने घर चले जाइए और आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन आम लोगों के भारत में लाखों करोड़ों की भीड़ है, हर जगह लंबी लंबी लाइन है, चारों तरफ धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, कई कई किलोमीटर आपको पैदल चलना है। और इस सब के बाद प्रशासन के सारे नियम कानून भी सिर्फ और सिर्फ आप पर ही लागू होंगे, क्योंकि आप वीआईपी नहीं है। आपका जन्म ही इस भीड़ के लिए हुआ है, आपका जन्म ही हुआ है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए, आपका जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि आपको कहा जाएगा कि आप ठहरिए, क्योंकि एक वीआईपी को पहले जाना है। प्रयागराज का संगम, महाकुंभ का मेला और सनातन धर्म की संस्कृति लोगों में कभी भेदभाव नहीं करती। भगवान कभी लोगों में भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो। मृत्यु कभी लोगों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन जीवन करता है, जिंदगी करती है। और हमारी जो व्यवस्था है वो ये भेदभाव खुलकर करती है। हमारे देश की व्यवस्था लोगों को आम और खास की जातियों में बांट देती है, और इस बंटवारे के बाद वो होता है जो 29 जनवरी को महाकुंभ की भगदड़ में हुआ था। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद अब लोगों में इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। और इस आक्रोश के कारण सरकार ने आज दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने महाकुंभ में किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और दूसरा, सरकार ने सभी पूर्व और मौजूदा विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जारी किए गए वीवीआईपी पासेस को 4 फरवरी तक के लिए अब निरस्त कर दिया है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब ऐसी किसी भी गाड़ी को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी जिस पर वीआईपी पास का स्टिकर लगा हो। आज हमारा सवाल यह है कि इस फैसले को भगदड़ के बाद ही क्यों लागू किया गया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या 18 दिन पहले 13 जनवरी को जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, उसी दिन से सभी लोगों के लिए एक ही जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या सब लोगों के लिए एक ही पास नहीं होना चाहिए? क्या सब लोगों के लिए एक रास्ता नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के हर नागरिक के लिए एक ही एंट्री नहीं होनी चाहिए? यह भेदभाव क्यों सरकार करती है कि वीआईपी के लिए अलग रास्ता बनेगा और आम जनता के लिए अलग रास्ता बनेगा? ऐसा क्यों हो रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग, शक्तिशाली लोग, पैसे वाले लोग, प्रभावशाली लोग अपने परिवारों के साथ वीआईपी बनकर महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे थे? उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, उनके लिए सारी सड़कें खुली हुई थी, उनके लिए हर दरवाजा खुल जाता था, उनकी आवभगत हो रही है। जबकि आम लोग इसी दौरान न जाने कई कई किलोमीटर पैदल चलकर, संघर्ष करते हुए, भीड़ में धक्के खाते हुए संगम के घाटों पर किसी तरह हांफते हुए पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में प्रमुख रूप से अब दो ही जातियां बची हैं। एक जाति आम लोगों की है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी जाति है, और दूसरी जाति है वीआईपी की, जो इस देश की सबसे छोटी जाति है। लेकिन इस सबसे छोटी जाति के लोग ही इस देश पर शासन करते हैं। आम लोग और वीआईपी, ये दो ही जातियां हैं, और आप चेक कर लीजिए कि आप इनमें से किस जाति के हैं। इस समय रात 9 बजे जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, इस समय भारत की कुल आबादी है 145 करोड़ 84 लाख 75,300। यह भारत की कुल आबादी है, इस समय की लेटेस्ट आंकड़े आपको दे रहा हूं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुमान है कि इनमें पूरे देश में वीआईपीओं की संख्या लगभग 10 लाख है। तो हमारे देश में लगभग 10 लाख वीआईपी हैं और आम जनता है 145 करोड़ 84,75,300। और इन 10 लाख वीआईपीओं में पूर्व और मौजूदा मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर हैं, मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व और मौजूदा जज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो सब इसमें शामिल हैं। सबको अगर मिला लें तो लगभग 10 लाख की संख्या इनकी होगी। इनकी संख्या पूरे देश में अगर सीधे जाएं तो 9,85,000 है, जिन्हें अगर आप राउंड फिगर में कर लें तो 10 लाख आप मान सकते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी में से इन 10 लाख लोगों को हटा दें तो हमारे देश में आम लोगों की आबादी 145 करोड़ 74,75,300 हो जाएगी और वीआईपी लोगों की आबादी 10 लाख होगी। तो इन दो जातियों में जो लोग हैं उनकी संख्या जान लीजिए। एक जाति जो सबसे उच्च जाति है वीआईपी जाति, उसमें 10 लाख लोग हैं, और दूसरी जाति जो निचली जाति है जिसमें आम लोग हैं उसमें है 145 करोड़ लोग। लेकिन इन 145 करोड़ लोगों के ऊपर ये 10 लाख लोगों का शासन चलता है। इस सब के बावजूद देश में कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, कोई क्रिकेट मैच होगा, कोई कॉन्सर्ट होगा, कोई पूजा पाठ होगी, हर जगह मंदिर हो, कोई और जगह हो, पूरी व्यवस्था आम लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। जबकि सरकारें वीआईपी लोगों के वोट से नहीं बल्कि इन्हीं आम लोगों के वोट से चुनकर आती हैं। हमारे लोकतंत्र और संविधान में कहीं भी वीआईपी या वीआईपी कल्चर का उल्लेख नहीं है। कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा कि वीआईपी के लिए पहले अलग रास्ता छोड़ना पड़ेगा इस देश की आम जनता को। आम जनता की जरा तस्वीर में एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। वो जरा जनता देखिए जो 10-10 किलोमीटर भूखे प्यासे चलकर आती है, संघर्षों के साथ आती है, और इसी जनता के वोट से ये वीआईपी बनते हैं। हमारा संविधान सभी 145 करोड़ लोगों को समान मानता है, बराबर मानता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें हर आयोजन की व्यवस्था को आम जनता और वीआईपी में बांट कर रख देती है। उदाहरण के लिए महाकुंभ में जब मेला क्षेत्र को विकसित किया गया तब वहां 3 प्रकार की सड़कें बनाई गई। इनमें काली सड़क और त्रिवेणी सड़क आम जनता के लिए बनाई गई और लाल सड़क अलग से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बनाई गई, जहां से बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और यह मार्ग आपातकालीन वाहनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आम जनता के लिए अलग रास्ता है और वीआईपी के लिए अलग रास्ता है। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कालिया। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यह आपने भी सुना होगा। और ये जो वीआईपी है, वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आप नहीं हैं। आप वीआईपी नहीं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं और आपको रोक दिया जाएगा ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पहले जा सके। ये यही सोचते हैं कि सारी व्यवस्था इनके हिसाब से होनी चाहिए और हमारी सरकारें भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। लेकिन अब महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में यह वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो जाना चाहिए? यह आज भी क्यों चल रहा है? वीआईपी कल्चर क्या होता है वो आप इस वीडियो से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। यह वीडियो महाकुंभ में भगदड़ से कुछ घंटे पहले 28 जनवरी की रात को एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिस वक्त महाकुंभ के अलग अलग घाटों पर 4 से 5 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, अपनी जान पर खेलकर किसी तरह स्नान करना चाहते थे, उस समय ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महाकुंभ के एक वीआईपी घाट पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने की योजना बना रही थी और आम जनता पर तंज कसते हुए कह रही थी कि महाकुंभ में तो कोई भीड़ नजर आ ही नहीं रही।
तो वीआईपी लोगों के लिए अलग घाट है, जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, वहां कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, वहां पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी जा सकते हैं, आप भी आराम से बैठकर वहां पर वीडियो बना सकते हैं। हमारी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कोई शिकायत नहीं है, हम इनकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एक वीडियो हमने उनका लिया है, उस वीडियो का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको ये दिखा सकें कि वीआईपी घाट जो हैं वो खाली पड़े थे। इतनी बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, इतने बड़े बड़े घाटों को खाली छोड़ दिया गया था क्योंकि यहां पर वीआईपी आएंगे। अगर इन घाटों पर भी आम जनता को स्नान करने दिया जाता तो आप सोचिए कितनी सुविधा हो जाती आम जनता को, आम श्रद्धालुओं को। लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे। मुगलों के जमाने में शहंशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी और उनकी प्रजा होती थी। अंग्रेजों के जमाने में किंग होते थे, लॉर्ड्स होते थे और हमारे देश के लोग उनके गुलाम होते थे। आज भारत एक आजाद देश है। हमारे यहां आज दो ही जातियां हैं, दो ही वर्ग हैं, एक है वीआईपी और दूसरा है आम जनता। और अब राजा और रानियों की जगह ये वीआईपी आ गए हैं और इस पूरे देश में ये जो 10 लाख वीआईपी हैं, एक तरीके से इनका शासन है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पर इनके लिए अलग व्यवस्था होगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा कई कई घंटों तक, लेकिन ये तुरंत कुछ ही मिनटों में दर्शन कर सकते हैं। आपको हो सकता है भगवान के सामने कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन करवाए जाएं, लेकिन ये कई कई मिनट या उससे भी ज्यादा खड़े होकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। और भी कोई आयोजन होगा, हमारे देश में कोई मैच होगा, हमारे देश में और कोई आयोजन होगा, सब जगह इनके लिए अलग लाइन होती है, अलग सड़क होती है, इनकी अलग पायलट कार होती है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने और कौन कौन से बदलाव किए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव तो मैंने आपको बता दिया कि अब महाकुंभ से वीआईपी समाप्त हो जाएंगे, वीआईपी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ महाकुंभ नहीं, पूरे देश से ही ये वीआईपी की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। इस देश में ना कोई वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी है, सभी एक जैसे होने चाहिए। तो प्रशासन ने कल जो दुर्घटना हुई है उससे कुछ सबक सीखे हैं। तो पहला सबक तो अच्छा जो है वो यही है कि अब वीआईपी के लिए जो अलग व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। प्रशासन ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें अब तक किसी भी वाहन को आने की अनुमति अब नहीं होगी। अब चाहे कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भी है, अब आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो दर्शक अब जाना चाह रहे हैं वहां पर, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं या एयरपोर्ट से भी, रेलवे स्टेशन से भी अगर वो कार लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएगी। दूसरा, पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए वन वे यानी एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब एक तरफ का मार्ग होगा, वन वे ट्रैफिक होगा, उसमें यह नहीं होगा कि इधर से भी लोग जा रहे हैं और सामने से भी आ रहे हैं। तीसरा, प्रयागराज में पड़ोसी जिलों से आने वाली बसों, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। और इसलिए जो लोग आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों या बसों से महाकुंभ आने वाले हैं, उन्हें आज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन जिलों की हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज जिले से लगती हैं, यानी जो पड़ोसी जिले हैं प्रयागराज के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब भी इन जिलों में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रोका हुआ है और अनुमान है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इनमें वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सड़क मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, 20 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम है। कौशाम्बी में 50,000 गाड़ियां फंसी हुई थी और जौनपुर, प्रतापगढ़ और रीवा में भी प्रयागराज की तरफ जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, उस समय प्रयागराज जाने वाले सभी सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है और प्रशासन ने कहा है कि वो 4 फरवरी तक प्रयागराज में गाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी।
3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर इसी तरह का ट्रैफिक जैम रहेगा। इसलिए अगर आप इस दौरान महाकुंभ जाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैफिक जैम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच सड़क से प्रयागराज जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही समय होगा, क्योंकि तब तक माघ मास का स्नान भी 12 फरवरी को समाप्त हो चुका होगा और महाकुंभ में उस समय ज्यादा भीड़ नहीं होगी और पुलिस भी गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर नहीं रोकेगी। सड़क के अलावा 4 फरवरी तक ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की ट्रेनों में इस समय कितनी जबरदस्त भीड़ है और इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। भारतीय रेल का कहना है कि कल पूरी रात उसने 364 ट्रेन चलाकर 12 लाख श्रद्धालुओं को प्रयागराज से अलग अलग राज्यों में पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। इसलिए 4 फरवरी तक आपको इंतजार करना चाहिए और 4 फरवरी के बाद ही आप सड़क या ट्रेन से प्रयागराज आने के बारे में सोचिए। दूसरा, अब अगर आप महाकुंभ आते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ समय के लिए प्रयागराज में किसी भी गाड़ी या बस को मेला क्षेत्र के पास नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रीगण का ध्यान दें, गाड़ी संख्या की पूंजी तटाधिका और देखिए यहाँ किस तरह से पैसेंजर्स की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तमाम श्रद्धालु स्नान करने के बाद लौट रहे हैं अपने घरों को। जबरदस्त भीड़ है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर और ट्रेनों के आने के पहले होल्डिंग एरिया में इन तमाम पैसेंजर्स को रोका जा रहा है। कब से यहाँ पर खड़ी हैं आप? 2 घंटा से। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? लगभग 2-3 तो घंटा हो गया। 3 घंटे से ये बनारस जाना है इनको और ये इंतजार कर रहे हैं। मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद यहाँ की पुलिस संवेदनशील हो गई है भीड़ के प्रति और भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोग लगातार चलते जाएं और कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लोगों के रहने का इंतजाम अलग अलग जगह है, जहां जहां का इंतजाम है वहां जाएं। कृपया करके दर्शन करके आप लोग चलते रहिए। कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं बैठेगा और बैठने की वजह से आपके बैठने की वजह से ये समस्या होती है। हमें जो उच्च अधिकारी गणों ने ये हमें आदेश दिया है कि कोई भी दुकानें रोड के बीच में ना लगे या फिर कोई भी श्रद्धालु जो है रोड के बीच में ना बैठे। पब्लिक क्या है कि थक जाती है, चलो ठीक है वो हम भी देखते हैं। हम उनको ये बताते कि भैया या तो हो जाए आप लोग साइड में बैठ जाइए, जिससे कि आने जाने वालों को समस्या ना हो। कुंभ में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं, एक तरफ जाने का रास्ता और दूसरी तरफ आने का रास्ता। लेकिन इससे भी अब लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। जो उस तरफ जाना चाहते हैं उनका ये कहना है अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो 10 किलोमीटर और लंबा घूम कर जाना होगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अब केवल एक दिशा से लोग आएंगे और दूसरी दिशा से लोग जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब इस रास्ते के आगे से कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। गाड़ियां इससे पहले ही रोक दी गई हैं। अब केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगी और केवल उनमें जब अधिकारी हो। अब वीवीआईपी पासेस सब यहां रद्द कर दिए गए हैं। आप ये देखें जिस तरह से स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं, यहां लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज होती जा रही है और इसी वजह से अब इन नए नियमों का कड़ाई से इन्हें लागू किया जा रहा है।
अब आपको ये बताते हैं कि हमारे देश का सिस्टम, हमारी सरकारें भगदड़ की घटनाओं से कभी भी कोई सबक क्यों नहीं लेती और ये भगदड़ की घटनाएं कभी रुकती क्यों नहीं है। वर्ष 1954 में जब उस समय के इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था, तब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर ऐसे ही भगदड़ मचने से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस समय देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर ही कांग्रेस की सरकारें थी। 1986 के हरिद्वार कुंभ में 46 लोग मारे गए थे। 1992 में उज्जैन कुंभ में करीब 50 लोग मारे गए थे। 2003 के नासिक कुंभ में 39 लोग मारे गए थे। 2010 के हरिद्वार कुंभ में 7 लोग मारे गए और वर्ष 2013 के इलाहाबाद कुंभ में भी भगदड़ से 42 लोग मारे गए और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। यानी सरकारें किसी की भी रही हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कुंभ के आयोजन में अक्सर भगदड़ की घटनाएं होती रही हैं और ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इन घटनाओं से कोई सीख नहीं लेता। दुनिया भर में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आज तक जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन सब में यह बताया गया है कि जब किसी एक स्थान पर लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए तो भीड़ के नियंत्रण के लिए लोगों को रोकना खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में भीड़ को रोकने की बजाय भीड़ को डाइवर्ट करके उसके दबाव को कम करना चाहिए और भीड़ को रुकने से बचना चाहिए। लेकिन मौजूदा घटना में ऐसा लगता है कि प्रशासन ने संगम के पास लोगों को रोक दिया, इतनी बड़ी भीड़ को रोक दिया, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ गया और इस दबाव के बढ़ने से वहां पर भगदड़ मच गई। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि संगम के पास जब लाखों लोग जमा थे, तब वहां से आने जाने के लिए एक ही मार्ग खुला हुआ था और यह मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं और यह आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो अमेरिका की एक स्पेस कंपनी ने जारी की हैं और स्पेस कंपनी का नाम है मैक्सार। ये सैटेलाइट तस्वीरें 29 जनवरी को सुबह 11:02 पर खींची गई हैं। याद रखिएगा, 29 जनवरी 11:02। और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जिस तरफ संगम की नोज है, यानी वो इलाका जहां नाक के आकार में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, वहां से आने जाने के लिए एक ही मार्ग खुला हुआ था, जिसके कारण शायद ये घटना घटी होगी। अब देखिए, अगर आप देखेंगे, ये संगम घाट है। यहां ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये संगम नोज है। सभी लोग यहां संगम नोज के पास आकर संगम घाट में स्नान करना चाहते हैं, इसलिए सारी जो भीड़ थी उस दिन, वो सब यहां आना चाहते थे, इस इलाके में आना चाहते थे, यहां पर आना चाहते थे, क्योंकि सबको लगता था कि अगर हम संगम घाट पर स्नान करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखिए, जब आप इसके पीछे आएंगे, ये आपको लगातार इतनी बड़ी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप देखिए, ये वो रास्ता है जहां पर भगदड़ मची थी, ये वो जगह है। ये जो अगर आप एक लाइन देख रहे हैं, ये जगह है जहां पर भगदड़ मची थी और यहां पर लोगों को रोका हुआ था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बैरिकेड लगा हुआ है और ये जो पूरा बैरिकेड अगर आप देखेंगे, ये एक बैरिकेड लगा हुआ है लाल रंग से, जिससे लोगों को यहां पर आने से रोका जा रहा था। और आने और जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, इसी से आप आएंगे और इसी रास्ते से आप जाएंगे। और ये जो रास्ता है, इसे बंद कर दिया गया है, यहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है। ये अखाड़ा रोड जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये अखाड़ा जो रोड है, ये साधु संतों के लिए अलग से मार्ग बनाया गया था। नागा साधु और जो साधु संत आएंगे, अखाड़े के जो साधु संत होंगे, उनके लिए ये अलग मार्ग बनाया गया था, इसलिए ये आपको अभी खाली नजर आ रहा है। तो बड़ी बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हरे रंग से, ये आने और जाने के लिए एक ही सकरा रास्ता था। इसी से लोग आएंगे और नहाने के बाद इसी रास्ते से वापस जाएंगे, जिसके कारण इस पूरे रास्ते पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब अगर आप इस दूसरी तस्वीर को जब देखेंगे,
तो आपको यह पता चलेगा कि संगम के पास जिस स्थान पर भगदड़ हुई उसके साथ एक मार्ग को आरक्षित करके रखा गया था और यह वही मार्ग था जिससे 13 अखाड़ों के साधु संतों को अमृत स्नान के लिए संगम की नोज पर आना था और इस रास्ते को आरक्षित करने के कारण भीड़ के लिए वहां पहुंचने का रास्ता छोटा हो गया। अब ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। यह तस्वीर है 29 जनवरी की और यहां आप भीड़ को देखिए और यह जो रास्ता है इसे बंद करके अखाड़ा रोड इसको बना दिया गया, जिसकी वजह से भीड़ के लिए चलने का जो रास्ता है वो बहुत कम हो गया। और भीड़ आप देखते जाइए, ये वहां इतनी भीड़ आपको दिखाई देगी, ये भीड़ आप देखिए। और जब आप 17 जनवरी की ये तस्वीर देखेंगे तो इस 17 जनवरी की तस्वीर में यहां पर आपको कोई अखाड़ा रोड नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो जगह है उसकी बहुत कमी पड़ गई यहां पर जब आप देखेंगे। और इसके कारण भीड़ का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहां पर 29 जनवरी से पहले ये एक नई रोड बना दी गई थी जिसे हम अखाड़ा रोड कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से सारी की सारी जो भीड़ है वो यहां पर जमा है। अब और देखिए, अमृत स्नान 14 जनवरी को भी हुआ था और उस समय भी संगम क्षेत्र में 13 अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया गया था। लेकिन उस दिन इस मार्ग को बनाने के लिए कोई भगदड़ इसलिए नहीं मची क्योंकि उस दिन के अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और कल के अमृत स्नान में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। सोचिए, एक दिन में 7 करोड़ 64 लाख लोग आए थे। इससे पहले जो अमृत स्नान हुआ था उस दिन सिर्फ 3.5 करोड़ लोग थे। जगह कम होती चली गई और भीड़ जो है लगभग दुगनी हो गई। यानी जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे ही 13 अखाड़ों के लिए बनाए गए मार्ग से भीड़ का दबाव एक ही रास्ते पर ज्यादा बढ़ता चला गया और फिर यह पूरी दुर्घटना हो गई। यहां हम एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहते हैं कि अब तक प्रशासन ने श्रद्धालुओं के इन दावों की पुष्टि नहीं की है कि घटनास्थल पर आने जाने के लिए एक ही मार्ग को खुला रखा गया था। इस भगदड़ का एक और बड़ा कारण यह है कि लोग संगम क्षेत्र में ही स्नान करना चाहते हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको इसमें मेला क्षेत्र के 25 सेक्टर में कुल मिलाकर 41 घाट नजर आएंगे। ये आप देखिए, इनमें सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 20, सेक्टर 21, 22, 23, 24 और सेक्टर 25 के घाट संगम क्षेत्र में हैं, या ये वो घाट हैं जहां से त्रिवेणी का जल प्रवाहित होकर आगे बहता है। लेकिन सभी लोग अगर आप देखेंगे तो सब लोग एक ही चीज चाहते थे और वो ये है कि वो किसी भी तरह संगम घाट में ही स्नान करना चाहते हैं। और ये कारण है कि इस वजह से अगर आप देखेंगे कि इतने सारे घाट होने के बावजूद सब लोग एक ही जगह संगम घाट पर स्नान करना चाहते थे। इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। अब साधु सन्यासियों का कहना है कि महाकुंभ के योग में सभी जगह पर अमृत बहता है। अगर आप किसी भी जगह किसी भी घाट में स्नान कर लेंगे, हर जगह आपको अमृत ही मिलेगा और लोग कहीं भी स्नान करके ये पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर वो संगम की नोज में पवित्र स्नान नहीं करेंगे तो उनका ये स्नान पवित्र नहीं माना जाएगा और वो असली पुण्य से वंचित रह जाएंगे। और यही कारण है कि उस दिन लोगों ने जो बाकी के जो घाट खाली पड़े हुए थे उन खाली घाटों पर स्नान नहीं किया, जबकि सबकी ये जिद थी कि वो संगम घाट पर ही जाएंगे और वहीं पर स्नान करेंगे। इसलिए एक ही घाट पर, एक ही स्थान पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई और इसी के कारण संगम क्षेत्र करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और बाकी के घाट खाली पड़े थे। और इन घाटों पर त्रिवेणी का जल होते हुए भी यहां पर ज्यादा लोग आ नहीं रहे और इन घाटों से आज हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करवाई है।
प्रयाग महाकुंभ में सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के मंगल मुहूर्त में जिस तरह से भगदड़ हुई, लोग मारे गए, अब उस घाट की क्या स्थिति है? संगम घाट पर अभी भी लोगों का सिलसिला लगा हुआ है और सामने वहां संगम दिखाई पड़ता है। आइए हम घाट की ओर ही चलते हैं और देखते हैं वहां पर स्नान करने वालों की कितनी भीड़ है। हम यहां पहुंच गए हैं संगम घाट पर और यहां देखा जा सकता है कि कल के हादसे का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। लोग मस्ती में हैं और अधिकतर आदमी जो यहां पहुंचते हैं वो गंगा की धार की बजाय यहां संगम तक आना चाहते हैं। बस हम संगम पे ही खड़े हैं। ये जो जितने टेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो संगम के बीच धार में है जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। उधर से यमुना, जहां सूर्यास्त हो रहा है उधर से यमुना आ रही है और इधर सामने से गंगा आती है। दोनों मिलकर सामने की तरफ से सीधी चली जाती हैं। अभी भी लोगों के मन में यही बात है, हादसे, इनका कहना है कि हादसे तो होते रहते हैं। हम यहाँ आए हैं और ये जीवन भर का इकलौता अवसर है, इसको हम गंवाने नहीं देंगे, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। अब आइए दूसरे घाटों का जायजा लेते हैं कि वहाँ लोगों की कितनी भीड़ है, क्या लोगों ने इस घटना से सबक लिया। त्रिवेणी में क्यों स्नान करना चाह रहे हैं? घर वाले सब कोई बोले हैं कि वहीं पे जाना है, वहीं पे नहाने से पाप धुलेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का बात की है। संगम घाट के मुकाबले गंगा और यमुना के किनारे बने लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखती है। संगम घाट पर जहां कंधे से कंधा टकरा रहा है वहां लोग आराम से यहां स्नान का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में ये देख के ये विश्वास जम जाता है कि अभी भी लोगों के अंदर चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, लेकिन वो संगम घाट पर ही नहाना चाहते हैं जहां सामने गंगा और यमुना का संगम दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि चूंकि ये अवसर जीवन में इकलौता अवसर है, आगे आने वाला नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ का अवसर है। जब इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ गंगा में ही क्यों, संगम में डुबकी लगाई जाए ताकि पूरा पुण्य हमें ही मिल जाए। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। अब आप उन लोगों की कहानियां देखिए जो इस भगदड़ में लापता हो गए थे और इन लोगों का अब तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इनके परिवारों का कहना है कि अगर ये लोग इस भगदड़ में मारे नहीं गए हैं तो फिर ये कहां चले गए और इन्हें प्रशासन अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाया। आपने फिल्मों में कई कहानियां देखी होंगी जिनमें कुंभ के मेले के दौरान लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आज ये कहानियां फिल्मी कहानियां नहीं हैं बल्कि सच्ची कहानियां हैं जो आपके आंखों में आंसू ला देंगी। क्या नाम है आपका? आपका कौन मिसिंग है? मेरा पत्नी है। कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? हम ढूंढा पहले वहाँ संगम में, वहाँ कुछ पता नहीं चला, केंद्रीय वहाँ हॉस्पिटल है। मैं तो आज ही आया, पापा लेके आए थे, मैं आर्मी से हूँ और पापा लेके आए थे नहलाने के लिए उन लोग को। देखा जा सकता है कि बहुत ही दुखद पहलू है। तमाम अपने परिजनों को लोग जो खो चुके हैं वो उनकी तलाश में हैं कि कौन मिसिंग है और कहाँ से आए हैं आप? हमारा भैया भाभी। क्या नाम है? हम आज, हमारा नाम मनोज कुमार है, ग्राम बिलर खड़ा। कहीं पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। हमारी चाची खो गई, चाचा के साथ आई थी, उसी भीड़ में जब भगदड़ हुआ नदी में से निकली, गंगा जी में से, और उसी दौरान भगदड़ हो गया, उसी में अब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। हमारी चाची और हमारी फुआ मिसिंग है, दोनों नहाने गए थे, उसके 5 मिनट बाद उसी घाट पे भगदड़ हो गया, तो दोनों जन मिस हो गए। ये उनका फोटो है, जरा दिखाइएगा। देखिए ये इस तरह से लोग आधार कार्ड और फोटो लेकर के लोग अस्पताल दर अस्पताल जा रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। दुखद घटना हुई है प्रयागराज में। मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं, हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे है, 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा है। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। कल से पानी खाना नहीं जा रहा हमारे मुंह से, हम क्या करें। हम दिल्ली से आए यहाँ मम्मी को ढूंढने के लिए।
आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? जो भी लोग इस महाकुंभ में मारे गए हैं, सारे गरीब लोग हैं, आम जनता है। बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे थे, इतना संघर्ष करके, कई कई दिनों की यात्रा करके, न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलकर यहां तक पहुंचे थे, क्योंकि वो पुण्य कमाना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ऐसी मृत्यु उन्हें मिलेगी सोचा नहीं था। एक जो बात नोट करने वाली है, ये सारे गरीब लोग थे। ये वो लोग हैं जिनकी एक वोट से हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुनकर आते हैं। हमारे देश में जो नेता बनते हैं, बाद में टीवी पर बैठकर इंटरव्यू देते हैं, उनके बयान सुने जाते हैं। नेता विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, सरकारें बनाते हैं, सब इस जनता की बदौलत होता है। ये जो एक एक व्यक्ति है जिसकी जेब में एक एक वोट पड़ा हुआ है, उसकी वोट में बहुत ताकत है। वो इन नेताओं की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन फिर भी विडंबना देखिए कि यही गरीब आदमी जो इन नेताओं को बनाता है, आज इसी देश में सड़क पर चलने का सबसे कम अधिकार इस गरीब आदमी का है। महाकुंभ में पुण्य कमाने का सबसे कम अधिकार इस गरीब व्यक्ति का है, इस आम आदमी का है, जिसके नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां बन गई। हमारे देश में कितनी पार्टियां बन गई, दलितों के नाम पर, गरीबी के नाम पर। जो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है शुरुआत से, उनके नाम पर। हर चीज को लेकर हमारे देश के नेताओं ने इस गरीब जनता से वादा किया है। लेकिन फिर भी सबसे कम अधिकार कहीं पर, चाहे वो दर्शन करने का अधिकार हो, कहीं जाने का अधिकार हो, सबसे कम अधिकार इन्हीं को मिलता है। सबसे कम सम्मान इन्हें मिलता है, सबसे कम इज्जत इन्हें मिलती है। इन्हें पुलिस वाले सिर्फ धक्का मारते हैं, और जो वीआईपी हैं उनके लिए सारे बैरिकेड्स तुरंत हटा दिए जाते हैं और सम्मानजनक तरीके से उन्हें हर जगह दर्शन कराए जाते हैं। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और आप भारत को भीड़ का देश भी कह सकते हैं। हमारे पास हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो एक ही है, और वो है ये भीड़। हमारे देश में चारों तरफ आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखेगी, और ये भीड़ महाकुंभ में भी आपको दिखाई देगी, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी दिखाई देगी, नौकरियों की परीक्षा में भी दिखाई देगी, और ये भीड़ आपको क्रिकेट के स्टेडियम में भी दिखाई देगी, क्योंकि ये देश ही भीड़ का है। और आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का एक मैच शुरू हुआ, जिसमें आज विराट कोहली को भी खेलना था, और इस मैच का जो टिकट था वो फ्री था। इसमें कोई टिकट नहीं है, आप मुफ्त में जाकर ये मैच देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में रणजी ट्रॉफी के मैच को देखने के लिए लोग आते ही नहीं हैं। रणजी ट्रॉफी के जो खिलाड़ी हैं वो दर्शकों के लिए तरस जाते हैं कि हमें देखने के लिए भी कोई आ जाए। लेकिन जैसे ही यह खबर सुनी लोगों ने कि विराट कोहली आज रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने आ रहे हैं, तो 15,000 लोगों की भीड़ सुबह सुबह दिल्ली के स्टेडियम में विराट कोहली को देखने के लिए पहुंच गई। और इस दौरान एक ही गेट से प्रवेश करने के कारण वहां भगदड़ मच गई, और यहां भी इस भगदड़ में 3 लोग घायल हो गए। यह भीड़ भारत में अब एक बिजनेस मॉडल बन गई है, जिसमें भगदड़ भी मच रही है और नए नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। और जैसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले का अब तक का सबसे बड़ा लाइव कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें 1,34,000 लोग शामिल हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत जो देश है ये असल में भीड़ का देश है। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो हमें इस भीड़ की वजह से आज बहुत महत्व देती हैं। उनकी नजर इस भीड़ पर है, क्योंकि यह भीड़ एक बहुत बड़ा बाजार है। और अब आप ये देखिए कि जब महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, तब पश्चिमी देशों के मीडिया ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना दिया। लेकिन इसी के बाद जब अमेरिका की एक विमान दुर्घटना में 67 लोगों की मौत हो गई, तो इसी पश्चिमी देशों के मीडिया ने इसे उतनी बड़ी खबर नहीं बनाया है। ये जो दुर्घटना है ये उस वक्त हुई जब लैंडिंग के दौरान एक यात्री विमान की टक्कर अमेरिका की सेना के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से हो गई, और इस टक्कर के बाद ये यात्री विमान और ये हेलीकॉप्टर दोनों ही क्रैश होकर एक नदी में गिर गए। ये वही नदी है जो अमेरिका के व्हाइट हाउस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ये दुर्घटना हुई है वॉशिंगटन डीसी में। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी
खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका एक भी व्यक्ति को बचा नहीं पाया, क्योंकि जिस नदी में यह विमान और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जहां यह गिरा, उसका पानी बर्फीला है, जिसमें कुछ देर के लिए भी कोई इंसान अगर रह जाए तो वो जम जाएगा। इतना ठंडा पानी है। और हो सकता है कि इस घटना में सभी 67 यात्रियों की मौत इस समय हो गई हो, क्योंकि अभी तक यही खबर सामने आ रही कि इसमें कोई नहीं बचा। सोचिए अगर इस तरह की कोई घटना भारत में हो जाए, जहां एक हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाएं ऊपर ही, तो पश्चिमी मीडिया हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री का कितना मजाक उड़ाए, हमारी सेना के हेलीकॉप्टर्स का कितना मजाक उड़ाया जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसी घटना अमेरिका में हुई है, इस तरह की लापरवाही वाली घटना तो नेपाल जैसे देशों में भी नहीं होती, जिस नेपाल को लोग कहते हैं कि वहां पर सिविल एविएशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। और इसीलिए जब आप देखेंगे, एक यात्री विमान है जो बम्बार्डियर विमान था, और दूसरा एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। ये दोनों आसमान में थे, एक दूसरे के सामने आ रहे थे और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी और यह सीधा उस विमान से टकरा गया। ये जो दुर्घटना है जिसमें 67 लोगों के मारे जाने की खबर है, ये पिछले 20 साल में अमेरिका की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना मानी जा रही है। ये मिलावट का दौर है, अगर हां में हां मिला दें तो रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। नमस्कार।